प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं कलन। ठीक है ना। कैलकुलस के दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिफरेंशिएशन और एक होती है इंटीग्रेशन, है ना। कैलकुलस को पढ़ना सबसे पहले जरूरी क्यों है मैथमेटिक्स में, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं वो होती है फंक्शन, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x का फंक्शन है। इट मीन्स x इनपुट है और y इसका आउटपुट है। ओके। और फंक्शनल ऑपरेटर कुछ इसके अंदर लॉज लगाता है या फिर रूल्स लगाता है, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो अपन मान लेते हैं ये जो y फंक्शन है वो x के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम मानते हैं कि इफ x इक्वल टू वन, ठीक है, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम वन रख देंगे, वन का स्क्वायर प्लस वन मीन्स टू। x की वन वैल्यू पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई टू। ठीक है। और x इक्वल टू अगर हमने थ्री रख दिया तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री से नाइन प्लस वन टेन। ठीक है। तो ये हमने दो इनपुट की वैल्यूज ली और उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो आउटपुट भी मिले हैं। ठीक है ना, ये y की वैल्यूज है टू एंड टेन। ठीक है। अब हम आपको एक नया साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन क्वांटिटी। डिफरेंस इन क्वांटिटी, डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन क्वांटिटी। मतलब अगर मैं लिख देता हूं डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है। या फिर अगर मैं लिख देता हूं डेल्टा आर वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ठीक है। तो डेल्टा का मतलब हो गया डिफरेंस। अब डिफरेंस आपने देखा होगा, डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आप अभी तक यही पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से इनिशियल वैल्यू को घटाया जाता है। ठीक है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है ना, वो फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस में आपको ये याद रखना है, बड़े में से छोटा नहीं घटाना, आपको ये याद रखना है कि फाइनल में से इनिशियल घटाना है। जहां पर भी डेल्टा आ जाएगा इसका मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाना है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा, इसको x1 बोल देते हैं और इसको x2 बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग उसको y1 बोल देते हैं, उसको y2 बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं डेल्टा x, तो ये मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, और x2 माइनस एक्स वन मेरे पास कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन। ये मेरे पास वैल्यू टू आ गई। ठीक है ना। और डेल्टा y मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 कितना अपने पास, y2 अपने पास टेन माइनस टू, तो टेन माइनस टू, तो मेरे पास आ गया एट। ठीक है। तो देखिए डेल्टा x और डेल्टा y हमारे पास कितना आ चुका है, जो कि एक बढ़िया अच्छी खासी वैल्यूज हैं। तो यहां तक तो हमने पहले भी पढ़ रखा था। इसके आगे खास बात क्या है, इसके आगे खास बात यह है कि अगेन इस बार हम डील करते हैं स्मॉल नंबर्स के साथ। ठीक है ना। अगेन इस बार हम डील करेंगे स्मॉल नंबर के साथ, मतलब x1 तो मैं वन ही रखूंगा, तो मेरे पास वही आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू टू आ जाएगी। और इसकी अब की बार x2 में रखूंगा 1.001। ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, अब मेरे पास y की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर बहुत बड़ा डिजिट होता है, और वो कितना होता है, वो होता है 1.001, 1.001 का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1+1, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.002001 +1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई। जब अब इस 1 को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं ना, तो इस 1 को भी हम जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास इनपुट और आउटपुट ये थे पहले और दूसरे थे, तो इतने जब डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं, मतलब जब हमारे पास कई बार प्रिसाइज कैलकुलेशन होने लग जाती है। प्रिसाइज का मतलब बहुत ही, मतलब जो जिसका मेजरमेंट बहुत ही डीप लेवल तक किया गया उसे अपन बोलते हैं प्रिसाइज, ठीक है ना। एक्यूरेट की बात नहीं कर रहा, वो क्या होता है वो मैं आपका आगे समझाऊंगा। तो ये बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट आ गया, है ना। फिजिक्स में कई बार इस तरीके के मेजरमेंट यूज होते हैं। तो इन प्रिसाइज मेजर को हैंडल करने के लिए, टू हैंडल सच स्मॉल नंबर, टू हैंडल सच स्मॉल नंबर, न्यूटन न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस किसने इन्वेंट करी? न्यूटन ने। मतलब कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही अलग ब्रांच है, जिसको इन्वेंट किसने किया था? न्यूटन ने। या फिर डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे अपन बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे अपन बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसे अपन बोल देते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है? अप्लाई बोथ ऑन फंक्शन, ठीक है ना। मतलब आप इंटीग्रेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे, किसका करोगे? फंक्शन का करोगे, तो ये अप्लाई होता है, ये दोनों अप्लाई होते हैं फंक्शंस पर। ये दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में आपको क्या वांटेड है, हाँ, या फिर क्या आपको ऑब्टेन करना, तो उस हिसाब से आप कैलकुलस के ये दो मेथड्स में से किसी एक को चूज करते हो, या फिर कभी कभी दोनों को भी चूज कर लेते हो, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आपको कुछ इस तरीके से दे देता हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बाल की खाल उखाड़ना। जैसे आप प्याज की परतें उतारते चले जाते हैं, उतारते चले जाते हैं, उतारते चले जाते हैं, और परतें पतली होती जाती है, आती जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आप जब एक रजिस्टर की मोटाई को देखते हो तो वो इतना मोटा होता है, ठीक है। लेकिन आप उसका एक एक पन्ना पलटते जाते हो तो एक एक पन्ने की मोटाई आपको महसूस नहीं होती, लेकिन आप पन्ना पलटते जा रहे हो तो आप धीरे धीरे उसकी मोटाई को कम कर रहे हो, ठीक है। समझे बात आप? इस तरीके से तो हमने पूरे रजिस्टर की मोटाई को उन पन्नों की मोटाई में बांट दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये रजिस्टर की मोटाई है ना, और रजिस्टर के अंदर 5600 पेज हैं, 5600 पेज हैं। तो वो सारे पेज यहाँ पर होंगे, ये बाहर वाला गत्ता, ये अंदर वाला गत्ता, ये पूरे सारे पेज इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पूरी मोटाई को, मतलब ये जो हमें एक्स दे रखा है, उसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मतलब ऐसे टुकड़े कर दूं, भाई यही तो है वो टुकड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे इतने प्रिसाइज टुकड़े कर दूं इसकी विड्थ के या फिर इसकी मोटाई के, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन का सीधा साधा क्या मतलब क्या है? डिफरेंस करना, दो अलग अलग कर देना या छोटे कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ जोड़कर अपन एक पूरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे आपने मकान देखा होगा बनते हुए, तो एक एक ईंट पत्थर जुड़ जुड़ के सीधा अपना मकान खड़ा होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जुड़कर जब बड़े बात होते हैं, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज जुड़कर जब हम एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये दो कैलकुलस के अंदर प्रोसेस हैं। तो चलिए, बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर हो चुका है। अब हम आगे आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं? लिमिट्स। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिमिट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस करके बता देता हूं। ये लिखा है x टेंड्स टू 2, ये क्या लिखा है? x टेंड्स टू 2, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास लिखा हुआ है एस एक्स इक्वल टू 2, ओके। तो
मैथमेटिकली इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि x की वैल्यू 2.00000 ऐसे जहां तक भी जीरो जा रहे हैं वहां तक जाने दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन, ये इक्वल टू का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 के प्रिसाइज वैल्यू के बराबर है। प्रिसाइज वैल्यू मतलब एग्जैक्ट 2 के बराबर है, एग्जैक्ट 2, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एग्जैक्ट। बट इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 2.02 भी हो सकती है, 2.002 भी हो सकती है, 2.00002020000 भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप कुछ? ठीक है ना, देख लीजिए आप इस तरीके से। इस तीर का मतलब ये होता है कि जो भी x की वैल्यू है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब वो 2 की तरफ बढ़ रही है, वो 2 की तरफ बढ़ रही है। अगर वो 2 की तरफ बढ़ रही है इसका मतलब 2 के आसपास ही होगी। ठीक है, आसपास का मतलब जैसे आप देखिए, ये एक नंबर लाइन बना देते हैं अपन। ठीक है ना, वर्टिकल बना दिया अपन ने, y माइनस वाई, और एक्स एक्स ले लेते हैं, है ना, मैं एक्स को वर्टिकल मान रहा हूं, एक्स माइनस एक्स, मैं एक्स को वर्टिकल मान रहा हूं क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स नोटेशन यूज किया है। देखिए, तो यहाँ पर बीच में कहीं पर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है ना। वैसे जनरली यूं लेते हैं अपन, पर इस बार अपन ने यूं ले लिया क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको कि रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर अपने हिसाब से सेट करता है। वेक्टर में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 ये रही। अब हमें x बराबर 2 देखना है, तो ये रहा भैया हमारे पास x बराबर 2, ये हमारे पास 2 है, 2 की वैल्यू प्लस x है, मतलब इधर। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए कि x जो है, ये वाला x, ये x या तो इस तरीके से आ सकता है 2 के पास, या फिर इस तरीके से आ सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब x क्या है, वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, मतलब x की वैल्यू 2 के पास आती जा रही है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो x या तो इसके ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो देखिए, ऊपर से नीचे वाले वैल्यूज मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये सारे वैल्यूज 2 से बड़े हैं, मतलब 2 के ऊपर क्या आता है, 2 के ऊपर 3 4, तो जो वो वैल्यू अप्रोच कर रही है वो कहां से कर रही है, हायर लिमिट से। कहां से कर रही है, हायर लिमिट से, मतलब लिमिट में भी अब फंक्शन हो गए, लिमिट में भी अब डिवीजन हो गए, तो ये हायर लिमिट है जो इसके ऊपर से नीचे आ रही है, बड़े तरफ से आ रही है। अब लोअर लिमिट भी होगी जो नीचे से आ रहे होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1.998 भी हो सकती है, 1.999978 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी 2 के बहुत करीब है, इन सबको हम यूं करके 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम यूं करके 2 लिख देंगे तो कैलकुलस पढ़ने का मतलब ही क्या रहेगा? आई बात समझ में? तो इन छोटी वैल्यूज से डील करने के लिए ही हम ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और उसमें हायर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, मतलब लिमिट भी दो तरफ से अप्रोच करती है। ओके, तो आइए अब चलिए कैलकुलस के फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। तो अवकलन कैसे होता है, आइए सीखिए। तो अवकलन सीखने के लिए हमें इसको ग्राफिकली देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ग्राफिकली। ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली क्या देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं, ये लीजिए। ठीक है ना, y और x। अब ये यहाँ पे हम ग्राफ किसका बनाएंगे, उस फंक्शन का जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको समझाता हुआ चलता हूं। तो सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है। क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। उस फंक्शन का ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरीके से है। तो इसको मैंने बोल दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स।
अब ग्राफिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। जब मैंने आपको पहले फंक्शन बताया था तो उनमें ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाया था, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू एफ एक्स को इधर ऐसे इस तरीके से प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास इनपुट एक्सिस और ये आउटपुट एक्सिस है, मतलब हम यहाँ फंक्शन में इनपुट रखेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे पहला पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसकी वैल्यू है x1, ये यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू है x2, और ये यहां से लेके यहां तक है, इस तरीके से, ये देखो। x1 और x2 दिख गए आपको। इसी तरीके से x1 के x1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर हमारे पास y1, और ये हमारे पास आ जाएगा y2, ठीक है। और y1 कितना है, ये हमारे पास y1 है। ध्यान से देखिएगा ना सारे कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं चाहता हूं डेल्टा निकालना, मतलब थोड़ा सा इनपुट में चेंज करूं तो फंक्शन कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इनपुट चेंज करूं तो फंक्शन कैसे चेंज होगा, इसको जानना डिफरेंशिएशन में बहुत जरूरी है ना। मतलब फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना बात, कैसे चेंज हो रहा है, वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है फंक्शन। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट कैसे, ये हमने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा एक्स आएगा, नहीं आएगा, मतलब x2 बड़े वाले में से छोटा घटा दिया, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो लेंथ है ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो लेंथ आ जाएगी ये वाली, ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा वाई, इस तरीके से। आई बात समझ में। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेता हूं और यहाँ पर एक एंगल थीटा कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, क्या कंसिडर कर लेता हूं, थीटा, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं, उससे आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके अंदर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो tan थीटा को हम बोल सकते हैं स्लोप, tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप। tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है, ठीक है ना, प्लस में झुकी हुई है या माइनस में झुकी हुई है, ये सब अपन ने एंगल वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप अपने पास होता है 2 पॉइंट स्लोप, है ना, और एक होता है 1 पॉइंट स्लोप। अब ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो 2 पॉइंट स्लोप में तो हमारे पास आ जाती है स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट स्लोप में हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे यहां पर मैंने बताया था, तो पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जब मैंने मिला दिया तो उस लाइन का स्लोप ही तो ये थीटा, और उसी का टेंजेंट, ठीक है। तो दो पॉइंट से मिलकर क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, किसका, इस लाइन का। तो इसी लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा देते हैं तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है, देखो, तो ये एंगल भी थीटा ही है। आई कुछ बात समझ में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट बना दूं तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा एट अ 1 पॉइंट। अब वो कैसे बनता है, देखिए कि अगर ये जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये डेल्टा एक्स है, तो हम tan थीटा को लिख देंगे लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब मैं एक्स में बिल्कुल मामूली सा परिवर्तन करा, बिल्कुल चिन्ह सा, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। तो हम इसको डी वाई बाय डी एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्स मेरे को बहुत ही छोटा करना है, ये एक्स मेरे को 0 के इक्विवेलेंट करना है। मतलब ये जो लेंथ है ट्राइंगल की वाली लेंथ, ये मेरे को यूं छोटी करती 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 0 करनी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का ये पॉइंट इधर चल रहा होगा और फंक्शन का ये पॉइंट इधर नीचे की तरफ चल रहा होगा, तभी तो ये दोनों आगे इस पॉइंट पर मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना।
मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो पहले ये लाइन यहां पर थी, पहले ये लाइन यहां पर थी और ये रहा वो पहला पॉइंट, ये रहा वो दूसरा पॉइंट। तो जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आने लग गए इस कर्व के अलोंग, ठीक है, तो दोनों यहां पर टच हुए, तो ये एंगल अभी भी थीटा है, ठीक है ना। तो ये वो ये वाला केस है। मतलब जब आपको इस तरीके से लिखा हुआ हो तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, और जब आपको इस तरीके से लिखा हो तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अपन रेट चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। मतलब इनपुट के रेस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे इनपुट चेंज होएगा फंक्शनल ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी चेंज होएगा, यह है इसका मतलब, ठीक है। दूसरी तरफ हम इसको यूं लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो रेट चेंज ऑफ y, या फिर इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेट चेंज। अब रेट चेंज आपको समझानी है। अब आपको बताना है कि रेट क्या होती है, ठीक है। रेट को हम बोल सकते हैं चेंज इन आउटपुट ऑन चेंजिंग यूनिट इनपुट, यूनिट इनपुट, ठीक है। इसको हम रेट बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको यहां दे देता हूं। एग्जांपल ये हो जाएगा कि सपोज कीजिए मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, ठीक है ना। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और मैंने 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की इन 10 मिनट्स, ठीक है। 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की 10 मिनट्स में। तो मेरी रेट क्या हो जाएगी? अब देखिए रेट क्या हो जाएगी। रेट रेट हमने क्या देखा था? चेंज इन आउटपुट पर यूनिट इनपुट, इनपुट को यूनिट कर रहा है, मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना। रिलेट कर रहा हूं इसी चीज को। टेन थीटा मतलब ग्राफ कुछ होएगा तो उस ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप होता है इस तरीके से, मैं वन पॉइंट स्लोप की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वन पॉइंट स्लोप की। तो वन पॉइंट स्लोप को अगर हम, ये कौन सा रूप है? ये टू पॉइंट स्लोप वाला रूप है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2000 ये कितना था? मीटर में, अपॉन 10 ये कितना था? मिनट में, ठीक है। तो हमारे पास रेट कितनी आ जाएगी? हमारे पास रेट आ जाएगी 200 मीटर पर मिनट। कुछ आई बात समझ में? ये रेट आ गई, ठीक है। तो मैंने ये जो क्वांटिटी लिखी है, ये वाली क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है, लेकिन मैंने ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है जिसमें यहाँ पे अपॉन में पर मिनट आ रहा है, मतलब 1 मिनट आ रहा है। यहाँ पे 10 आ रहा था पर यहाँ पे अपन अपने 1 आ रहा है, तो वो मैंने ये वाली क्वांटिटी लिखी है, मतलब ये वाली dy बाई डी एक्स, ये वाली क्वांटिटी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स है। अब अगर हम एक और रेट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी? 200 ये मीटर है, अपॉन 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना। तो इसको अपन फिर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/3, मतलब 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये दूसरी रेट आ गई, है ना। ये रेट सेकंड के रेस्पेक्ट में है और ये रेट मिनट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। यहां पर भी हमने आउटपुट को देखो, इनपुट को सॉरी, यहाँ पर रेट चेंज ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग इन यूनिट इनपुट, तो यहाँ पर भी हमने यूनिट इनपुट चेंज किया है। 1 मिनट और 1 सेकेंड दोनों ही यूनिट है, 1 है, ठीक है ना। 1 से ज्यादा नहीं है या फिर 1 के आसपास नहीं है, एग्जैक्ट 1 है। तो ये एक अलग रेट है, ये एक अलग रेट है। कुछ है बात समझ में? ठीक है। तो यूनिट के कन्वर्जन से भी रेट कन्वर्ट हो जाती है। ये इतना आपको आगे ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये बहुत ही यूज आने वाला है। अब चलिए डिफरेंशिएशन के बेसिक्स से, मतलब ये तो डिफरेंशिएशन के बेसिक्स थे। अब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप इस
कर्व के अलोंग निकालता रहूं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे देखूंगा तो मैं अलग अलग स्लोप्स मिलेंगे मेरे को, समझ रहे हो आप मेरे को, अलग अलग स्लोप्स मिलेंगे। मतलब अगर ये ग्राफ मैं बनाता हूं और इस ग्राफ में ये मेरे पास कर्व है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप की बात करूं, इस पॉइंट पर स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ आ रही है आपको बात समझ में? तो ये अगर मैं इसको 1 पॉइंट बोल देता हूं 1, तो ये हो जाएगा θ1। इसको मैं 2 पॉइंट बोल देता हूं तो ये हो जाएगा θ2। और इसको मैं 3 पॉइंट बोल देता हूं तो ये हो जाएगा θ3, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan θ1, tan θ2, tan θ3। मतलब इन लाइंस के स्लोप है, क्या है ये इन लाइंस के स्लोप है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, θ3 का। जैसा कि आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा एंगल बना रहा है, तो θ3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा θ2 और सबसे छोटा होगा θ1। क्यों? बिकॉज tan, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा मैथ्स का डीप पार्ट आ जाता है वो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा है कि स्टीपनेस चेंज हो रही है या फिर स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तेज चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल dv बाई dt, ठीक है ना, इसको हम बोल देंगे रेट चेंज ऑफ स्पीड, रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरीके से और भी अपने निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बाल्टी और वो वाला एग्जांपल दिया था बाल्टी का, जिसके अंदर मैंने टैप वाटर खोल रखा है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी, है ना, इसको बोल देंगे रेट चेंज ऑफ हाइट, रेट चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से और भी कई रेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी तो सारे थीटा के थीटा इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर एक कर्व था, तो कर्व के अलग अलग पॉइंट पर जब मैंने निकाला तो हमने क्या देखा कि ये कर्व कैसा है, ये इंक्रीजिंग कर्व है। कैसा कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व है। क्यों? क्योंकि θ1 θ2 और θ3 ये थीटा बढ़ते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा होता जिसमें ये घट रहे होते, ठीक है, तो उसको अपन डाउनफॉल या फिर डिक्रीमेंट ग्राफ बोल देते हैं। आई बात समझ में? अब हम डिफरेंशिएशन के हार्ट को पढ़ते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन का हार्ट मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, घबराइए मत, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई अलजेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2। ये हमने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स क्यूब -2, ठीक है। अब अगर मैं y में थोड़ा सा चेंज लाता हूं, है ना, मतलब अगर मैं इनपुट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इनपुट को मैं थोड़ा सा चेंज, तो इसको मैं लिख दूंगा एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये डैश है, मतलब ये अभी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्स की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब -1, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर बेसिक थ्योरी यही बोलती है ना, कि इस तरीके से ऑपरेटर है। तो अगर
इनपुट में मैं x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करूंगा, इनपुट थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, प्लस डेल्टा एक्स कराना मतलब एक क्वांटिटी हमने इसमें थोड़ी सी ऐड की है, तो मैंने इनपुट में कुछ ऐड किया तो करस्पॉन्डिंग वाई में भी कुछ ऐड होगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए हमारे पास क्या आता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपने भी नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एक लेक्चर में लगभग 10 तक के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को खोल दिया और हमारे पास लास्ट में था -2, यहाँ पर लास्ट में -2 भी था ना, हम ये चीजें भूल जाते हैं, ये माइनस को अपन को लगाना था। अब ये y क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा y कर देता हूँ, है ना, तो डेल्टा y करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3 x डेल्टा एक्स स्क्वायर -2। इसको मैं इधर कर देता हूं तो ये हो जाएगा -y, भाई इधर प्लस में था तो उधर जाके -y में हो गया। अब -y हो गया है तो एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 x डेल्टा एक्स स्क्वायर -2 -y। अब y की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब -2, तो ये माइनस एक्स क्यूब -2। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? कैलकुलेशन का ध्यान रखना अपन को। ये प्लस का 2 ये माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का एक्स क्यूब इस प्लस के एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आई हमें बात समझ में? तो हमारे पास डेल्टा वाई का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 x डेल्टा एक्स स्क्वायर। कुछ है बात समझ में इधर से? अब देखिए, अगर मैं पूरी इक्वेशन में डेल्टा एक्स का डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन विद डेल्टा एक्स। हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर। भाई अपॉन में एक लगा दूंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 x स्क्वायर, और ये जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो अपॉन के डेल्टा एक्स से कट जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, है ना, कैलकुलेशन में अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्लस 3x, और एक अपॉन का अपॉन में डेल्टा एक्स आएगा तो एक डेल्टा एक्स कट जाएगा और एक डेल्टा एक्स हमारे पास बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स को 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हम आ जाएंगे कि लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर, अब डेल्टा एक्स खुद ही छोटा है तो उसका स्क्वायर तो लगभग लगभग 0 हो जाएगा, तो इसको मैं कर दूंगा 0, प्लस ये 3x स्क्वायर आ रहा है, 3x स्क्वायर, उसके बाद 3x डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स 0 के बराबर है
तो ये भी गायब हो जाएगा। भाई डेल्टा एक्स जीरो के इक्विवेलेंट है ना, तो ये भी गायब हो जाएगा, प्लस जीरो। कुछ आई बात समझ में? तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3x²। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन था और ये इसका डेरिवेटिव था, ये इसका डेरिवेटिव था। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब आपने इनपुट में थोड़ा चेंज किया, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में थोड़ा सा चेंज कंसीडर किया, उसके बाद फंक्शनल ऑपरेटर में जो कंडीशंस दे रखी है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, फॉर्मूले खोले और उसके बाद कैलकुलेशन करके आप आंसर इस तरीके से लाए। तो यही है डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3x²। तो इसी के ऊपर हमारे पास डिफरेंशिएशन का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला बना है। वो क्या बना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर n-1। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है नहीं होता? बोले होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। मतलब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरा इसको सॉल्व किया और उसके बाद इसके बेसिस पर ये डिराइव किया। अब देखिए, ये इसमें अगर मैं x³ - 2 मान लेता हूं, ठीक है, तो d बाय डी x³ ठीक है, n की जगह क्या है मेरे पास? 3, तो ये आ जाएगा n की जगह 3 डॉट x रेस टू द पावर 3-1, ये आ जाएगा 2, 3-1 तो ये आ जाएगा 3 डॉट x²। तो इस फॉर्मूले से भी वही वैल्यू आई है जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से आई है, तो हेंस प्रूफ हो चुका है। मतलब इसी प्रिंसिपल के बदौलत, इसी प्रिंसिपल को देखकर बहुत सारे डिफरेंशिएशन के आगे फॉर्मूलेज आने वाले हैं जो मैं आपको भी अच्छे से लिखवाऊंगा। तो ये हमारे पास पहला बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूलोज का डिफरेंशिएशन, इसके पावर में अगर एक्सपोनेंट में है, उसके पावर में कुछ वेरिएबल है, तो उसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने प्रूफ रहा। ठीक है ना, इसी तरीके से आप बाकी के फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं। तो आइए सारे के सारे फॉर्मूले ना डिराइव करके मैं आपको केवल इसी फॉर्मूले, इसी इन सारे फॉर्मूलों को लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेशन आता है, फॉर्मूला प्रूव करना कोई नहीं पूछेगा आपसे। न्यूमेरिकल में आपको वो करना आना चाहिए, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूलों की तरफ पढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, बोर्ड नहीं भरा है तो इसको पहले पूरा थोड़ा भर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को शायद यहाँ पर डाउट आ सकता है, बोले सर जब हमने लिमिट अप्लाई करी थी, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टर्म 0 आ गया और ये दूसरी टर्म डेल्टा एक्स भी 0 आ गया। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोला, इसलिए आपने लगभग लगभग इसको 0 ले लिया। बट इसको क्यों 0 लिया? चलिए इन चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ क्या हो जाएगा? इसका प्रूफ ये हो जाएगा हमारे पास कि लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.0003 मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो ये वैसे भी लगभग लगभग 0 के बराबर है। भाई मान सकते हैं ये लगभग वैसे 0 के बराबर है, तो इसको तो हमने डायरेक्ट मान लिया। तो 0 × 3x = 0। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्वांटिटी वैसे इतनी छोटी है तो इसका स्क्वायर कितना छोटा होगा? 0.1233 स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की जगह 6 जीरो आ जाएंगे। 0 + 1 2 3 4 5 6 और 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा एक्स था वो इतना छोटा था, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर ये तो लगभग लगभग, अब ये तो और भी इससे छोटा है, ये तो उससे और भी ज्यादा छोटा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 और 0 कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका था। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक
formulas of differentiation, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डी बाय डी एक्स ऑफ के एक्स रेस टू द पावर एन। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास के बाहर आ जाता है, एन बाहर आ जाता है और पावर -1 हो जाती है, जहां पे के कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ के साइन एक्स। ठीक है, तो के कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है डी बाय डी एक्स ऑफ के कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ के साइन एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस लगता है। चौथा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ के टेन एक्स। अब के लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं, के बाहर आ जाता है, तो इसके लिख देंगे टेन एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाय डी एक्स cot x is equals to minus of cosec square x। d by dx of sec x is equals to sec x tan x। d by dx of cosec x is equals to minus cosec x cot x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज हैं। ये जो हमने सारे फॉर्मूलेज पढ़े हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। ठीक है, अब आगे कुछ लॉगरिथमिक वगैरह के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1/x, प्रोवाइडेड दैट एट एक्स नॉट इक्वल टू 0। नहीं, वैसे कोई जरूरी नहीं लॉग की वैल्यू 0 जैसे 8 के बाद 9। डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, तो एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन भी होता है 10, और 10th है हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है, हम सी को क्या बोल रहे हैं, हम सी को बोल रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट चीज कभी चेंज नहीं होती, और जो चीज कभी चेंज नहीं होती उसका रेट हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी फॉर्मूलोज को बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही वास्ट तरीके से यूज होने वाला है, तो वहां पर आपको इन फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में इन फॉर्मूलोज से रिलेटेड और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, रेट चेंज से रिलेटेड या फिर स्लोप से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हम लेकर आएंगे, या फिर हो सका तो इसके पहले हम इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, फिर दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम्स करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिस वाले पार्ट पर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे विद्यार्थियों, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, है ना, थोड़ा बहुत फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आने लग गई होगी अब तो। बोले सर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो बेटा फाउंडेशन हो रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर भी जैसे मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, देखना आपको एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक अलग इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।